इस कहानी में हम एक ऐसे नौकर को देखेंगे जो एक बहुत अमीर आदमी के घर काम करने आता है, लेकिन होले होले उसका दिल उस अमीर आदमी की बीवी पर आ जाता है और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो दोनों दिन रात जम के मजदूरी करते हैं और नौकर रोज पिंकी की धुलाई करता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है और कुछ लोग अपने साथ बाबो नाम के लड़के को लेकर जा रहे होते हैं। बाबो इतना डरा हुआ होता है कि उसके पास बैठी सिंधी जब हाथ अंदर डाल के रस निकालती है तो वो उसे रोक भी नहीं पाता और सिंधी को वो अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद सब लोग एक बड़े से बंगले पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा और बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम भिंदू था। वो पहले ठग था लेकिन अब वो सिर्फ पिंकी पीटने का काम करता था। मक्खी मार बाबो को भिंदू के कहने पर उसके घर नौकर के रूप में लेकर आता है। भिंदू को बाबो पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। इसी दौरान हम भिंदू की बीवी रसमलाई को देखते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मक्खी मार भी उसे देखकर मजदूरी का ख्याल देखने लगता है। भिंदू खुश होकर मक्खी मार को अच्छी रकम देता है और रात की पार्टी में भी बुलाता है जो गेंद मस्ती वाली पार्टी थी। रात को घर में जबरदस्त पार्टी चलती है। भिंदू अपने मेहमानों के साथ खूब एंजॉय करता है लेकिन बाबो की नजरें भी सिर्फ रसमलाई पर ही टिकी रहती हैं क्योंकि बाबो भी पिंकी पीटना चाहता था। पार्टी खत्म होने के बाद भिंदू और रसमलाई आपस में मस्ती करने लगते हैं। पहले तो सब ठीक रहता है लेकिन अचानक भिंदू को चोट लग जाती है और वो गुस्से में रसमलाई पर चिल्लाने लगता है, लेकिन रसमलाई उसको खुश करने के लिए जहरीले सांप से खेलती है। इनकी आवाज सुनकर बाबो वहां आ पहुंचता है। रसमलाई उसे देखते ही जल्दी से खुद को संभाल लेती है लेकिन बाबो ने अब तरबूज देख लिए थे जिससे उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। इसके बाद दोनों ऊपर रूम में चले जाते हैं और भिंदू इतनी अच्छे से पिंकी पीटता है कि आवाज पूरे घर में सुनाई देती है जो कि बाबो सुन रहा था। तभी घर की मेड चुस्की वहां आ जाती है और बाबो से कहती है कि ये सब सुनकर हैरान मत हो क्योंकि यहाँ ये सब आम बात है, तुम बस अपना काम ईमानदारी से करो। लेकिन बाबो दिल में कहता है कि काम तो मैं भी ईमानदारी से ही करना चाहता हूँ जैसे भिंदू कर रहा है। मजदूरी के बाद रसमलाई नीचे आती है तो बाबो प्यार भरी नजरों से रसमलाई को देखता रहता है और फिर रसमलाई चली जाती है। अगली सुबह भिंदू और रसमलाई बाहर धूप का मजा ले रहे होते हैं जबकि बाबो अपना काम कर रहा होता है। तब चुस्की भिंदू के लिए जूस लेकर आती है। भिंदू उसके जवान बदन को देखकर उसकी तरफ खींचने लगता है और उसके साथ मजदूरी करना चाहता था। नहाने जाने से पहले भिंदू उसे कुछ पैसे देता है और चुस्की तुरंत समझ जाती है कि भिंदू को गुफा चाहिए। वो भिंदू के पास जाकर उसे खुश कर देती है और भिंदू भी पिंकी पीटकर बहुत खुश था। उसके बाद भिंदू एक मीटिंग के लिए निकल जाता है। भिंदू के जाते ही रसमलाई आराम से वाइन पीने लगती है। तभी उसकी नजर स्विमिंग पूल में नहा रहे बाबो पर पड़ती है। वो वाइन का ग्लास लेकर उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि उस दिन तरबूज देखकर कैसा लगा था। वो कहता है बहुत ही अच्छा लगा था लेकिन उस रात आपकी आवाजें बहुत बुरी थीं। वो कहती है हाँ, भिंदू बुलबुल की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। अगली सुबह भिंदू अपना काम खत्म करके घर लौट आता है। कुछ देर बाद वो बाबो को अपने साथ फिशिंग पर लेकर जाता है। वहाँ भिंदू उससे पूछता है कि वो जिंदगी में आगे क्या करना चाहता है। बाबो बताता है कि फिलहाल तो मजदूरी करना चाहता हूँ लेकिन बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। ये सुनकर भिंदू कहता है कि अगर तुमने मेरे घर ईमानदारी से काम किया तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद भी करूंगा और मजदूरी के लिए गुफा भी ढूंढ के दूंगा। ये सुनकर बाबो बहुत खुश हो जाता है। एक दिन सब लोग गार्डन में बैठे होते हैं। बाबो भिंदू की मसाज कर रहा होता है और रसमलाई भी वहीं मौजूद होती है। बाबो बार बार चोरी छिपे रसमलाई को देखता रहता है क्योंकि तरबूज बिल्कुल उसके सामने थे। दोनों की आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। शाम को रसमलाई मार्केट से वापस घर आती है। वो भिंदू के लिए कुछ सामान लाई होती है। बाबो भी वहीं खड़ा होता है। भिंदू की नजर बचाकर रसमलाई चुपके से बाबो को गलत तरीके से टच करती है। वो अपनी गुफा को उसके सामने कर देती है। बाबो हैरान रह जाता है। फिर बाबो अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि रसमलाई उसके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई है। ये देखकर बाबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अब उसे यकीन हो चुका था कि रसमलाई के दिल में भी उसके लिए कुछ न कुछ जरूर है। अगले दिन रसमलाई चुस्की के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही होती है जबकि बाबो वहीं आस पास सफाई कर रहा था। रसमलाई बार बार बाबो की तरफ देखकर उसे इशारों में अपने पास आने का सिग्नल देती है। बाबो भी मुस्कुराकर जवाब देता है। अगली सुबह रसमलाई जब नींद से उठती है तो देखती है कि बाबो उसके रूम में बैठा हुआ है। बिना उसके करीब आए ही बाबो अपनी बातों से रसमलाई को बेचैन कर देता है। रसमलाई खुद को रोक नहीं पाती और दोनों मजदूरी करने लग पड़ते हैं और दोनों को बहुत मजा आता। अगली सुबह जब रसमलाई उठती है तो नीचे आती है तो देखती है कि भिंदू खुले में ही चुस्की के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। चुस्की रसमलाई को देखते ही जल्दी से वहां से निकल जाती है। ये मंजर देखकर रसमलाई का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर नदी के किनारे जा बैठती है। बाबो जब रसमलाई को अकेला देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है। रसमलाई की आंखों में आंसू होते हैं। बाबो उसे चुप करवाता है। ये देखकर रसमलाई का दिल पिघल जाता है और वो बाबो को गले लगाकर अपना सारा दर्द उसके साथ बांट लेती है। उसी रात भिंदू अपने घर
एक और बड़ी पार्टी रखता है। उसके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। ये सब देखकर भिंदू रसमलाई को सबके सामने उसके साथ रोमांटिक होने के लिए कहता है, लेकिन रसमलाई सबके सामने मना कर देती है। रसमलाई का इनकार भिंदू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और गुस्से में वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भेज देता है। इधर बाबू अपने रूम में बैठा रसमलाई के बारे में सोच रहा होता है। तभी चुस्की उसके पास आकर बताती है कि भिंदू ने उसे तुरंत अपने रूम में बुलाया है। बाबू डरते हुए भिंदू के रूम में पहुंचता है। भिंदू बुरी तरह नशे में होता है और उसके हाथ में बंदूक भी होती है। भिंदू गुस्से में बाबू से कहता है कि तुम यहीं ही बैठोगे। इसने बाहर सबके सामने लॉलीपॉप खाने से इनकार किया है। अब तुम्हारे सामने ये मजदूरी करेगी मेरे साथ। बाबू समझ जाता है कि भिंदू उसके सामने रसमलाई की पिंकी पीटना चाहता है, इसलिए वो साफ मना कर देता है। इसके बाद भिंदू जान बूझकर बाबू के सामने रसमलाई के मजे लेता है ताकि उसे सबक सिखा सके। ये सब देखकर बाबू का दिल टूट जाता है कि इसकी जगह मैं क्यों नहीं हूँ। भिंदू अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बाबू और रसमलाई एक दूसरे के सामने रोते रहते हैं। अगले दिन भिंदू दोबारा अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। इस बार वो बाबू की ईमानदारी से इतना खुश होता है कि जाते वक्त उसे कुछ पैसे भी दे देता है कि ये ले मजे करो। भिंदू के निकलते ही बाबू और रसमलाई नदी के किनारे मिलते हैं। दोनों खुलकर बातें करते हैं और फिर बाबू के रूम में चले जाते हैं। वहाँ दोनों जम के मजदूरी करते हैं और मजे लेते हैं। अगली सुबह जब भिंदू काम पे चला जाता है तो बाबू जल्दी से रसमलाई के पास चला जाता है क्योंकि अब उसको मजे लग गए थे और वो फिर से खेत में हल चलाता है। मजदूरी के बाद रसमलाई बाबू से कहती है कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन बाबू उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे अभी और पिंकी पीटनी है। हम दोनों किसी दूर जगह जाकर सुकून से अपनी जिंदगी जिएंगे। रसमलाई कहती है कि अगर भिंदू को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर बाबू कहता है कि फिर क्यों ना हम ही भिंदू को रास्ते से हटा दें ताकि हमारे बीच कोई ना आए, लेकिन रसमलाई उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है तुम अगर चले गए तो फिर तो भिंदू ने ही मुझे मजा देना है, इसलिए नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं। सारी रात मजदूरी करके दोनों सो रहे होते हैं कि अचानक भिंदू अपना काम जल्दी खत्म करके घर लौट आता है क्योंकि कल वो रात को किसी जरूरी काम से गया था। चुस्की सबसे पहले उसे देख लेती है और भागते हुए बाबू और रसमलाई को इस बात की खबर देती है कि जल्दी उठो, घिंद मस्ती बंद करो, अगर उसने देख लिए तो तुम्हारा पापू काट कर नदी में फेंक देगा। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। रसमलाई तुरंत बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और बाबू रूम के अंदर ही छुप जाता है। कुछ देर बाद भिंदू रूम में आता है और रसमलाई को ढूंढने लगता है। चुस्की उसे बताती है कि रसमलाई बाथरूम में है, जाओ मजे करो। भिंदू भी सीधा बाथरूम में चला जाता है। मौका देखकर बाबू चुपके से घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर उसकी टक्कर मक्खी मार से हो जाती है। मक्खी मार को देखकर बाबू की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन मक्खी मार उससे कुछ नहीं कहता। इस घटना के बाद बाबू अकेला बैठा हुआ होता है। तब चुस्की उसके पास आती है। बातों ही बातों में बाबू उससे पूछता है कि वो इतनी मजबूरी में भिंदू से पिंकी क्यों पिटवाती हो। तब चुस्की बताती है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसे दिल की बीमारी है, उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए मजबूरन मैं यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ दिन बाद भिंदू एक बार फिर अपने थरकी दोस्तों के साथ घर में पार्टी रखता है। पार्टी के दौरान उसके दोस्त एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करने की बात करते हैं कि आज अदला बदली करते हैं। तब भिंदू भी मक्खी मार को रसमलाई के साथ मस्ती करने का इशारा देता है। ये बात रसमलाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो सबके सामने भिंदू के जोर का थप्पड़ मार देती है। रसमलाई की इस हरकत से भिंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। अपनी मालकिन को पिटते देखकर बाबू खुद पर काबू नहीं रख पाता और सीधा भिंदू पर टूट पड़ता है और उसको एक मुक्का मार देता है। लेकिन भिंदू उम्र में बड़ा होने के बावजूद काफी ताकतवर था। कुछ ही देर में वो बाबू को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वो मक्खी मार को हुक्म देता है कि बाबू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। मक्खी मार अपने आदमियों के साथ बाबू को एक सुनसान जगह ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि बाबू रोकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। उसकी हालत देखकर मक्खी मार को उस पर तरस आ जाता है। वो बाबू को वहाँ से भाग जाने का मौका दे देता है और खुद वापस लौट जाता है। कुछ दिन बाद बाबू किसी तरह चुस्की को फोन करता है और उसके जरिए रसमलाई से बात करता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। उधर बाबू वाली घटना के बाद अब चुस्की ने भी काम छोड़ दिया था। घर छोड़ते वक्त चुस्की बाबू के पास आती है और उसे रसमलाई का भेजा हुआ एक पार्सल देती है और कहती है कि मैंने तो बहुत पिंकी पिटवा ली, अब मैं जा रही
रही हूँ, अपना ख्याल रखना और वहाँ मत चले जाना, वरना तेरी इस बार बहुत थुकाई होनी है। इतना कहकर वो चली जाती है। जब बाबू पार्सल खोलता है तो उसके अंदर कुछ पैसे, भिंदू के घर की एक चाबी और रसमलाई का लिखा हुआ एक लेटर होता है। लेटर में लिखा था कि आज रात इसी चाबी की मदद से घर आना और भिंदू को हमेशा के लिए खत्म कर देना ताकि मेरी पिंकी तुम्हारी हो जाए। रात होते ही बाबू चुपके से भिंदू के बंगले में घुस जाता है। दूसरी चाबी की मदद से वो बिना आवाज किए अंदर पहुंचता है और एक चाकू उठा लेता है। धीरे धीरे वो ऊपर वाले रूम की तरफ बढ़ता है जहां भिंदू और रसमलाई मजदूरी कर रहे होते हैं। जैसे ही बाबू भिंदू पर हमला करता है, भिंदू उसे देख लेता है और तुरंत उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच रसमलाई पीछे से आती है और चाकू से भिंदू पर वार कर देती है। कुछ ही पलों में भिंदू की मौत हो जाती है। भिंदू के मरते ही रसमलाई जल्दी जल्दी उसके सारे पैसे जमा करती है। इसके बाद वो और बाबू मिलकर उसकी लाश को नदी के किनारे ले जाते हैं और हमेशा के लिए ठिकाने लगा देते हैं। दोस्तों, ये सारा मजदूरी करने का जोश था। अगली सुबह जब दोनों वापस किनारे पर पहुंचते हैं तो उनके सामने मक्खी मार खड़ा होता है। रसमलाई बिना कुछ सोचे उसके पास चली जाती है। ये देखकर बाबू के होश उड़ जाते हैं और वो उसको किस भी करती है। तब मक्खी मार सच्चाई बताता है कि ये सब शुरू से ही उनका प्लान था। हमारा मकसद था कि तुम्हारे हाथों भिंदू को मरवाना और उसकी पूरी दौलत पर कब्जा करना, और रसमलाई का मजदूरी करना भी इसी साजिश का एक हिस्सा था। ये सब सुनकर बाबू का दिल टूट जाता है। अगले ही पल मक्खी मार बंदूक निकालता है और बाबू को गोली मार देता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही मक्खी मार को लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो गया, तभी रसमलाई पीछे से उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है, क्योंकि साला पिंकी ज्यादा ही जोर से बजाता था। आखिर में भिंदू की पूरी प्रॉपर्टी रसमलाई के नाम हो जाती है और अब वो इस घर की मालिक बन गई थी। अब वो जिससे चाहे पिंकी पिटवा सकती थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मजदूरी होती रहे।